अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंफ्रारेड रेडिएशन के रिमेनिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट मेथड, इसका एप्लीकेशन मेथड और कितनी इंटेंसिटी यूज़ करनी है, किन केसेस में इसको यूज़ करना है, किन केसेस में नहीं करना, किस तरह यूज़ करना है। ठीक है, आज ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ कि जो ल्यूमिनस जनरेटर्स हैं और जो नॉन ल्यूमिनस जनरेटर्स हैं, दोनों इक्वली सूटेबल हैं, हम दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट उन्होंने बताया कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केस में हम नॉन ल्यूमिनस जनरेटर को यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और जो हमारे पास क्रोनिक कंडीशन होती है उसमें हम ल्यूमिनस जनरेटर को यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो हर कंडीशन के लिए दोनों ही सूटेबल हैं, लेकिन ज़्यादा एक्यूट के लिए नॉन ल्यूमिनस जनरेटर और क्रोनिक के लिए ल्यूमिनस जनरेटर। उसके बाद इसके अंदर उन्होंने एक बताया हुआ काउंटर इरिटेंट इफ़ेक्ट। काउंटर इरिटेंट इफ़ेक्ट क्या होता है? जैसा कि हमने टेंस के केस में देखा था, टेंस में भी यूँ ही था कि पेन गेट कंट्रोल थ्योरी के ज़रिए जो वो पेन कंट्रोल हो रही थी। मतलब पेन गेट कंट्रोल थ्योरी ऐसे कि जो हमारे ब्रेन है, ब्रेन तक जो पेन का स्टिमुलस जाता है वो हमारे गेट्स के ज़रिए जाता है। पेन गेट्स मौजूद होते हैं, 3 पेन गेट्स मौजूद होते हैं हमारे, एक ब्रेन के लेवल पे, एक स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे और एक थैलेमस के लेवल पे। अब हमारे पास होता क्या है कि जब हम टेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ कि वो एक्स्ट्रा स्टिमुलस जनरेट कर देता है। वो स्टिमुलस, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा स्टिमुलस, पेन का स्टिमुलस आ रहा होता है। एक्स्ट्रा स्टिमुलस जो हमने टेंस से जनरेट किया उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो वो तेज़ी से गेट 1 को क्रॉस करेगा और ब्रेन तक जाके सिग्नल दे देगा, पेन को कंट्रोल कर लेगा। क्योंकि पेन स्टिमुलस की स्पीड उससे कम है तो वो देर से गेट को क्रॉस करेगा और देर से वहाँ पहुँचेगा। सेम टेंस की तरह ही हमारे पास जो है नॉन ल्यूमिनस जनरेटर वर्क कर रहा होता है। इसमें हमारे पास क्या होगा कि जब हम अप्लाई करेंगे नॉन ल्यूमिनस जनरेटर तो वहाँ पे पेशेंट को इरिटेशन होगी। पेशेंट को जब इरिटेशन होगी तो क्या होगा वहाँ पे, ये जो इरिटेशन का हमारे पास स्टिमुलस होगा, इरिटेशन का जो स्टिमुलस होगा हमारे पास, वो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पेन के स्टिमुलस से। ठीक है, वो तेज़ी से ट्रैवल करेगा और पेन जो गेट है उसको वहाँ पे क्रॉस करेगा और हमारे जाके सिग्नल दे देगा, सेम टेंस की तरह। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि सिलेक्शन ऑफ जनरेटर हमने कैसी होनी चाहिए। ठीक है, इसका किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है, ये एरिया टू बी ट्रीटेड। अगर हम ज़्यादा एरिया को ट्रीट कर रहे हैं तो हम बड़ा यूज़ करेंगे इंफ्रारेड रेडिएशन का लैंप वगैरह, या जो भी हम बल्ब यूज़ करें तो ज़्यादा लैंप यूज़ करेंगे, ज़्यादा बल्ब यूज़ करेंगे। अगर हम थोड़े एरिया को ट्रीट करें तो एक बल्ब से भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट मैंने ये बताया कि अगर हम एक सरफेस को ट्रीट कर रहे हैं तो उसके लिए सिंगल एलिमेंट, सिंगल बल्ब या सिंगल लैंप भी इनफ होता है। लेकिन अगर हम सेवरल एस्पेक्ट्स को ट्रीट कर रहे हैं तो हमें फिर ज़्यादा बल्ब चाहिए होते हैं। एक टनल बाथ यूज़ कर लेते हैं हम। टनल बाथ में हमारे पास क्या होता है कि पेशेंट को लिटा के उसके ऊपर एक टनल सी बनाते हैं, उसके ऊपर सारा वो इंफ्रारेड रेडिएशन वाला सारा अपरेटस होता है। उसके अंदर मल्टीपल बल्ब्स होते हैं, मल्टीपल लैंप्स होते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि जो टेम्परेचर होता है टनल बाथ का, वो दूसरे लैंप्स की निस्बत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा लैंप्स और ज़्यादा बल्ब यूज़ हो रहे होते हैं, डेट्स पर इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसलिए हम इसको क्रोनिक लेयंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि एप्लीकेशन से पहले हमने चेक कर लेना कि जो हमारा अपरेटस है या जो हमारा लैंप है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है। नॉन लुमिनस जनरेटर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमने उसको एक स्पेसिफिक टाइम से पहले, जब हमने अप्लाई करना है तो उससे एक स्पेसिफिक टाइम से पहले हमने उसे ऑन कर लेना है। नेक्स्ट हमने पेशेंट की प्रिपरेशन किस तरह करनी है, उसके क्लोथ्स हमने रिमूव कर देने हैं। ठीक है, जिस एरिया को हम ट्रीट करने लगे हैं वहाँ से हमने कपड़े वगैरह रिमूव कर देने हैं। ठीक है, स्किन को हमने चेक करना है कि स्किन की सेंसेशन जो है वो डिफेक्टिव तो नहीं है। अगर स्किन की सेंसेशन डिफेक्टिव होगी तो हम वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे इंफ्रारेड रेडिएशंस को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि पेशेंट कंफर्टेबल होना चाहिए, वो फुली सपोर्टेड होना चाहिए। ठीक है, सपोर्टेड इसलिए होना चाहिए कि वो मूव ना कर रहा हो ट्रीटमेंट के दौरान, उसका वो पार्ट वगैरह मूव ना कर रहा हो ट्रीटमेंट के दौरान। उसके बाद हमने पेशेंट को ये एडवाइस कर देना, उसे समझा देना कि अगर उसे ज़्यादा, एक तो नॉर्मल भी पेशेंट को वार्म फील हो रहा होता है, लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा उसे अनकंफर्टेबल वार्म फील हो रहा है तो वो फ़ौरन से रिपोर्ट करे, क्योंकि वहाँ पे फिर बर्न के चांसेस हो सकते हैं अगर ज़्यादा हीटअप हो जाएगी बॉडी। और हमने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो ऑपरेटर्स को बिल्कुल हाथ ना लगाए और उसने ऑपरेटर्स के बिल्कुल भी करीब नहीं जाना।
नेक्स्ट हमारे पास आता है अरेंजमेंट ऑफ लैम्प एंड पेशेंट। हम जिस एरिया को ट्रीट कर रहे हैं हमने उसके ओपोजिट रखना है लैम्प को, और ताकि जो हमारे पास रेज़ निकल रही हैं इंफ्रारेड रेज़ वो स्किन के ऊपर एट राइट एंगल स्ट्राइक करें। राइट एंगल पे स्ट्राइक करेंगी तो क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी रेज़ की। हमने जो डिस्टेंस रखना है लैम्प का पेशेंट से वो कितना होना चाहिए, 50 to 75 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने बताया कि पेशेंट की आइज़ के साथ इंफ्रारेड रेज़ का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, हमने उसकी आइज़ को प्रोटेक्ट करना है, वरना उसकी आइज़ रेटिना वगैरह डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया एप्लीकेशन। स्टार्ट में हमने जब अप्लाई करना है तो हमने इंटेंसिटी को लो रखना है, इंटेंसिटी को लो रखना है। फिर 5 से 10 मिनट के बाद जब वहाँ पे वैसोडाइलेशन हो जाएगी, वहाँ पे फिर ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, वैसोडाइलेशन होगी तो वहाँ से फिर वेस्ट मटेरियल रिमूव होगा, पेशेंट की पेन कम हो जाएगी। उसके बाद हम जो है इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके बाद इंक्रीज़ करेंगे हम। इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा किस तरह कर सकते हैं, पेशेंट के पास लैंप को मूव करके, लैंप को करीब लेके जाएंगे इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, कम लेके जाएंगे इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और फिज़ियोथेरेपिस्ट को पेशेंट के पास ही रहना है ट्रीटमेंट सेशन के दौरान, क्योंकि वहाँ पे अगर हीट ज़्यादा हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो उसने फ़ौरन वहाँ पे या तो लैंप को रिमूव कर देना या उसकी इंटेंसिटी को कम करना है। इसलिए फिज़ियोथेरेपिस्ट का हमेशा वहाँ पे पास होना ज़रूरी है। अगर वहाँ पे जो रेडिएशन है, उसकी जो रेज़ हैं, वो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा एक्सटेंसिव हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है वहाँ, तो फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी के में स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे पास एक नेचुरल फिनोमिनन है हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी कूल डाउन होती है अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। चूँकि पेशेंट को स्वेटिंग होती है तो हमने उसे पानी देते रहना ताकि वो पीता रहे और उसके ताकि बॉडी में उसकी मिनरल्स की डेफिशिएंसी ना हो। जब ट्रीटमेंट हमने ख़त्म करना है तो हम देखेंगे कि वहाँ पे पेशेंट की जो है हल्का हल्का रेड तो उसकी स्किन होगी, लेकिन ज़्यादा रेड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि आफ्टर एक्सटेंसिव इरिडिएशन, ठीक है, जब हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया, वहाँ पे रेज़ अप्लाई की, उसके बाद जब हमने अपरेटस को रिमूव कर दिया तो हमने पेशेंट को फ़ौरन से खड़े होने नहीं देना या बैठने नहीं देना, क्योंकि चूँकि वैसोडाइलेशन हुई होती है, सारा ब्लड फ्लो उस एरिया की तरफ होता है जहाँ पे हमने लैंप अप्लाई किया होता है। ब्रेन वगैरह की तरफ जो है ब्लड सप्लाई कम हुई होती है तो पेशेंट को चक्कर वगैरह आ सकते हैं, इस वजह से फ़ौरन से नहीं उसे खड़े होने देना। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केस में या फिर कोई हमारे पास रीसेंट इंजरी है या किसी वाउंड के ट्रीटमेंट वगैरह के लिए हम 10 से 15 मिनट तक अप्लाई कर सकते हैं लैंप को, लेकिन क्रोनिक कंडीशंस के केस में हम 10 से 15 मिनट से ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब लॉन्गर एक्सपोजर भी कर सकते हैं इंफ्रारेड रेज़ के साथ।